Hello everyone, this is Mehak Bandwani from Core Academy. Today we will study about respiration mechanism. Respiration किस तरीके से प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करती है, इस चीज को हम समझें. रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है ना? तो रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में हम तीन चीजें पढ़ेंगे. सबसे पहले ब्रीदिंग क्या है. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये दोनों अलग चीजें होती हैं, लेकिन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है. दूसरी चीज जो है वो है गैसियस एक्सचेंज. मैं आपको बताऊंगी कि ये तीनों चीजें आपस में लिंक कैसे हैं. हम तीन अलग टॉपिक करके इसको पढ़ेंगे. और तीसरा है गैस ट्रांसपोर्ट. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था. एल्वियोली जो है वो आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना. अब ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल इज लंग्स. ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है लंग्स. ठीक है, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स. उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो ब्रीदिंग को फैसिलिटेट करती हैं, तो मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं. लंग्स जो है वो बहुत वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना, बहुत वेल प्रोटेक्टेड होते हैं. किस तरीके से वेल प्रोटेक्टेड है. राइट लंग, लेफ्ट लंग है, ये आपको मालूम होगा. लेफ्ट लंग के दो लोब्स होते हैं और राइट लंग में 3 लोब्स आर प्रेजेंट. लोब सभी मैं हटा दे रही हूँ. अब ये जो मेम्ब्रेन होती है लंग के बाहर की, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. यू मस्ट रिमेम्बर, इस मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. दो मेम्ब्रेन है और दोनों मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लूरल फ्लूइड. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, है ना, अंदर प्लूरल फ्लूइड है, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, तो ये चीजें हमें ऑलरेडी मालूम है. यहाँ पर हार्ट का लोकेशन है. लंग्स के बाहर और क्या चीज प्रेजेंट होती है, देखिए पहले इसको लेबलिंग कर लीजिए आप. दिस इज ट्रैकिया, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट. दिस इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड होता है बीच की स्पेस में. ब्रोंकाई इज प्रेजेंट एंड दिस इज हार्ट. ठीक है, तो अब मैं आपको लंग के बाहर का स्ट्रक्चर बता रही हूँ. ये लेबलिंग अपने पुराने डायग्राम में भी की हुई है. जो हमारा कंसर्न है यहाँ पर कि लंग के बाहर जो पूरी एरिया बना हुआ है वो किसका बना हुआ है. तो बैक साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है ना, ये पीछे की तरफ है. सामने की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, तो सामने की तरफ चेस्ट बोन प्रेजेंट होती है कुछ इतने एरिया में. ठीक है, द ग्रीन वन इज स्टर्नम व्हिच इज द चेस्ट बोन. एंड रेड से जो मैंने यहाँ पर बनाई है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. जो पीछे की तरफ आपको बैकबोन जिसको कहते हो ना, सपोर्ट देने के लिए प्रेजेंट होती है, बैकबोन, राइट. तो यहाँ पर बैकबोन प्रेजेंट है और चेस्ट बोन, स्टर्नम प्रेजेंट है. नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है डायाफ्राम. ठीक है, नॉर्मली जो इस तरीके से हल्का सा कर्व रहता है. डायाफ्राम बोन का बना नहीं होता है, डायाफ्राम का बना होता है, मसल का बना होता है. सो इट इज मस्कुलर डिस्क लाइक, है ना. मैं आपको बता दूं, आप इसको इमेजिन करो कि लंग्स के नीचे ना एक गोल सी प्लेट रखी हुई है पूरी. आपकी बॉडी के बीच में ऐसे गोल प्लेट है, वो पूरी गोल है. साइड से देखोगे तो आपको एक लाइन के जैसी दिखाई देगी ना, बट ऐसे आप देखोगे तो वो क्या है, पूरी गोल प्लेट है ना. देखो, अब आप साइड से देखोगे तो आपको ये कैसे दिख रहा है, एकदम फ्लैट सा दिख रहा है, नहीं. बट एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से है. तो ऐसे, दिस इज नॉट योर डायफ्राम. मैं आपको ये भी बता दूं, ये डायफ्राम नहीं है. बस मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रही हूँ कि साइड से ऐसे दिखता है. तो ये मस्कुलर डिस्क लाइक है, इसके ऊपर में लंग्स बैठे हैं, है ना, सपोर्ट के लिए. तो लंग्स यहाँ पर रखे गए हैं उसके सपोर्ट के लिए. तो स्टर्नम जो है वो सामने की तरफ होती है. उस सामने वाले साइड को कहते हैं वेंट्रल साइड ऑफ अवर बॉडी. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट. वेंट्रल क्या है, डॉर्सल क्या है, ये जानना जरूरी होता है, राइट. बायोलॉजी में आप सामने वाले हिस्से को कहते हो वेंट्रल और पीछे वाले हिस्से को, आपकी बॉडी में जो बैकबोन वाला साइड है, उसे कहते हैं डॉर्सल.
आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रल साइड पर नहीं है, तो कहाँ है, डॉर्सल साइड पर है, ठीक है, कहाँ पर है, डॉर्सल साइड पर। अब उसके अलावा देखो आप जरा, तो यहाँ पर इसके अलावा क्या चीजें प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया, डायफ्राम हो गया, चौथी चीज होती है रिब केज, है ना, कलर खत्म हो गया, चलो ब्लू कलर से बना देते हैं। रिब केज वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होता है और लंग्स को क्या करता है, कवर करता है, राइट, लंग्स को क्या करता है, कवर करता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये रिब केज यहाँ पीछे से अटैच है और सामने की तरफ आते हैं। रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर बोन्स को, एंड दीज आर रिब्स, 12 ऑन ईदर साइड, तो टोटल हमारे पास कितनी होती है, 24 रिब्स होती हैं, 12 ऑन दिस साइड, 12 ऑन दिस साइड। दिस साइड का मतलब लेटरल साइड होता है, जो हाथ है वो किस तरफ है, लेटरल साइड इधर, और इधर को क्या कहते हैं, लेटरल साइड, है ना। तो वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल साइड। और डायफ्राम कहाँ पर होता है, फर्स्ट। अच्छा, माउथ और एनस के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन जो होता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखा था कि माउथ इज ऑन एंटीरियर साइड, तो डायफ्राम कहाँ पर होता है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी, posterior of body. It is not toward, like close to anus, but it is towards the anus kind of. तो डायफ्राम को पोस्टीरियर साइड का पोस्टीरियर साइड में बोला जाएगा। तो लोकेशन हमको चारों चीजों की पता चल गई जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब उसके बाद एक और चीज आप समझो रिब्स के बारे में, जैसे ये एक रिब है और ये दूसरी रिब है ना, ये एक है और ये दूसरी रिब है। ये दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन मसल्स का नाम क्या है, द नेम ऑफ दीज मसल्स आर इंटरकोस्टल मसल्स which are present between the ribs. इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है ब्रीदिंग के बारे में, है ना। और फर्दर हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा, किस तरीके से वेल प्रोटेक्टेड है ये बॉडी में। तो क्या क्या चीजें, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है और डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, डायाफ्राम है, मस्कुलर डिस्क लाइक, और उसके बाद रिब्स है, राइट। रिपीट कर लो एक बार साथ में। तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है लंग्स में, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम, डॉर्सल साइड पे है वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड पे है रिब्स, एंड पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी है डायाफ्राम। ओके, दिस मच इज क्लियर। नाउ ब्रीदिंग किस तरीके से होगा ये समझने के लिए ये मैंने आपको सब बताया है। तो एक और चीज और समझो आप, सपोज करो कि ये रिब्स हैं, ठीक है, दीज टू आर रिब्स। आई एम होपिंग कि वीडियो में थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये रिब्स हैं अगर, है ना, और ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। अब ये दोनों रिब्स जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही रिब्स के पास इंटरकोस्टल मसल्स, ये वाली मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, ये दोनों को ज्वाइन करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब मसल्स में संकुचन होगा और ये दो और पास पास आ जाएंगे इस तरफ से जहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है। तो जिस तरफ की मसल्स थी वहां से ये पास पास है, बाकी तरफ क्या हो गए, दूर दूर हो गए ना, बस यही चीज होती है। ये चीज कैसे होती है उसको देखते हैं। एक जो मैंने आपको चीज बता दी कि इंटरकोस्टल मसल्स कैसे काम करते हैं, उसके अलावा दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपको प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप मालूम है। अगर दो फैक्ट बता दो, देखो पहली चीज, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर to a region of low pressure. एयर कहां से कहां मूव करती है, जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से एयर मूव करती है जहां पर लो प्रेशर होगा उस तरफ, ठीक है। सो दिस इज नोट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर वॉल्यूम कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं वॉल्यूम ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। हाई वॉल्यूम
ऊपर वाला एरो का मतलब हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम का मतलब लो प्रेशर, और लो वॉल्यूम का मतलब हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट हमने लिख लिए, वो है एयर का मूवमेंट किस तरफ होता है और प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है। एंड तीसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स allows movement in ribs। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हैं। अब आगे हम ब्रीदिंग के दो प्रोसेस पढ़ेंगे, किस तरीके से वो काम करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। व्हाट इज इनहेलेशन और व्हाट इज इंस्पिरेशन? टेकिंग इन ऑफ एयर, इसे हम इस तरीके से रिफ्रेज कर सकते हैं, टेकिंग इन ऑफ एयर ना लिख के, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर, है ना, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, इसलिए इसे इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहा जाता है। तो टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। अब मैं आपको बताऊं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव कर दिया, यानी कि डेफिनेटली लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, तभी बाहर वाली एयर जो है वो अंदर जा रही है। यानी कि इनसाइड लंग्स there is low pressure, whereas there in atmosphere there is high pressure, है ना। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ? बिकॉज इनसाइड लंग्स लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर क्यों है? बिकॉज देयर वाज हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर वाज देयर, हाई वॉल्यूम ऑफ एयर inside lungs. And what about this one? There was low volume of air in atmosphere. मैम लो वॉल्यूम कैसे होगा? लो वॉल्यूम ऐसे होगा कि इसकी कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है, so there was high volume of air inside the lungs. lungs के अंदर जो है नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर was present. ये हाई वॉल्यूम कैसे हुआ? यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। सो एक्चुअल में अब हम मेन स्टेप्स जो है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टेप सबसे पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल्स का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, जिसकी वजह से आपको मालूम है रिब्स में मूवमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स के बाद द रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। आप जोर से गहरी सांस लो तो आपको पता चलेगा दैट द चेस्ट कैविटी इट एक्सपैंड्स, है ना। चेस्ट कैविटी जिसको कहते हैं जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। आप जोर से सांस लोगे तो यू कैन फील द रिब्स मूविंग अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सो रिब्स आर मूविंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, दैट मींस चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स। एक्सपैंड हो गई मतलब बड़ी हो गई, एक्सपैंड्स, hence increasing the volume inside lungs, right? ये चीज हो रही है, ribs are moving upwards and outwards, chest cavity expands। उसके अलावा डायफ्राम की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। कैसे? देखो, पहले डायफ्राम का शेप क्या था? समथिंग लाइक दिस। और अगर ये डायफ्राम के मसल्स हैं, ये जो ब्लैक कलर से बना रही हूँ, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खींचेंगे डायफ्राम को, राइट? ये इस तरीके से खींचेंगे, और जब ये खींचेंगे तो डायफ्राम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जगह ज्यादा लेगा ना वो,
So diaphragm becomes flat and increase the chest cavity. इस तरीके से chest cavity बढ़ती है, hence increasing the volume. Volume inside lungs. Okay. So अब high volume हो गई lungs के अंदर, यानी कि there is now fourth step. High volume of air inside lungs. It is going to reduce the pressure. Reduces the pressure inside lungs. क्या होने लगता है इसकी वजह से? प्रेशर कम होने लगता है. So it reduces the pressure inside lungs. That is low pressure. So air moves from a region of high pressure, which is in atmosphere, to a region of low pressure, and that low pressure is inside lungs. ऐसे जो है inhalation होता है, ठीक है? So taking in of oxygenated air, this is clear. This is taking in of oxygenated air, and the steps are given. High pressure से low pressure movement होगा. Steps क्या हैं? Contraction of intercostal muscles, ribs moves upward and outwards. ठीक है, जिसकी वजह से chest cavity expand हुई है, increasing the volume. And diaphragm की muscles क्या करते हैं? Contract करते हैं. Diaphragm जो है वो flat हो जाता है, hence increasing the chest cavity. और high volume हो गई lungs के अंदर, जिसकी वजह से pressure कम हो गया. Low pressure, so air high pressure से low pressure की तरफ move करती है, यानी atmosphere से lungs की तरफ move कर दिया. This is how you take air inside. ठीक है, this is how you inhale, taking in of oxygenated air. ठीक है, समझ में आया? जोर से सांस लेके देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे ये इनहेलेशन की प्रोसेस हो रही है ना? और अभी जब आप सांस ले रहे हो तो आप ये चीज में क्या कर रहे हो? सोच रहे हो क्या? नहीं सोच रहे हो, राइट? अब एक और चीज मैं आपको बता दूं इनहेलेशन की प्रोसेस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होता है. Contraction of muscles is involved. It is a process that requires energy. इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है आपकी बॉडी की, है ना? एनर्जी लगती है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने में मेहनत लगती है. ठीक है, तो इनहेलेशन की प्रोसेस यहाँ मैंने आपको बता दी कैसे काम कर रही है. अब देखिए सेकंड स्टेप जो है वो एक्सहेलेशन, also known as expiration. Now it is removal of air, carbon dioxide rich air. What is this? Removal of carbon dioxide rich air. ठीक इसका उल्टा होगा जो आपके पहले वाले स्टेप में हो रहा था. The steps involved are relaxation of muscles. कौन से muscles? Intercostal muscles. Relaxation of intercostal muscles, जिसकी वजह से ribs move downwards and inward, जैसे पहले थे वो. Contraction of diaphragm muscles हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा? Relaxation of diaphragm muscles, जिसकी वजह से क्या होगा? The position of diaphragm comes back to original position, लिख सकते हो आप. Original position, or you can say it becomes dome shape. It becomes dome shaped. Hence reduction in
volume inside lungs, hence increasing the pressure inside lungs. So now this is a region of high pressure. So air जो है वो high pressure से low pressure की तरफ move करती है. Movement of air from a region of high pressure to low pressure. That is, high pressure is in lungs and to low pressure is in atmosphere. This is how you exhale air. ठीक है, तो अब exhalation की process मतलब आप ये समझो कि पहले जो ये था ये ऐसे था, and this is the position of lungs, something like this. This is diaphragm. First step क्या हो रहा है? Inhalation. तो इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम आप देखोगे हल्का सा इस तरीके से फ्लैट हो रहा है और लंग कैविटी एक्सपैंड करती है. ठीक है, सो इट इज एक्सपैंडिंग. दिस इज व्हाट कॉजेस इनहेलेशन एंड वापस फिर वो उसी तरीके से हो जाती है एक्सहेलेशन के दौरान. So this is exhalation. ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल ओरिजिनल. बट ओरिजिनल एक्चुअल में रहता कब है? वो तो इनहेल कर रहे हो आप, एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, है ना. करीब 12 to 18 times the rate of breathing. Rate of breathing is about 12 to 18 times in a minute. एक मिनट में इतनी बार जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है. और ये बात भी आप ध्यान रखो कि जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो जितनी मात्रा में आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो उस मात्रा को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या चीज है? एक तो रेट ऑफ ब्रीदिंग लिख लिया हमने, दूसरा टाइडल वॉल्यूम. Tidal volume is the amount or volume of air inspired during normal inspiration. Normally आप एक बार सांस ले रहे हो तो कितनी amount of air आप inhale कर रहे हो? That is 500 milliliters. That is the tidal volume. इसे क्या कहा जाता है? Tidal volume कहा जाता है. उसके अलावा आपको ये चीज भी मालूम हो कि देखिए कुछ ना कुछ मात्रा में एयर जो है वो प्रेजेंट रह जाती है. ठीक है, लंग्स में प्रेजेंट रह जाती है. कहने का मतलब है कि सारी की सारी एयर जो है वो बाहर नहीं जाती है, आ रही है, जा रही है, और कुछ जो है वो रुक जाती है. हमेशा रहती है, वो रिप्लेस जरूर होती है लेकिन हमेशा रहती है. उस मात्रा को कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम is the volume of air normally present inside lungs. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? It is the amount of air which is present normally, ताकि लंग्स क्या हो जाए? कोलैप्स ना हो जाए, पिचक नहीं जाए. तो इसीलिए क्या प्रेजेंट होती है? रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अ पर्सन्स लंग्स आफ्टर फुल्ली एक्सहेलेशन. पूरा एक्सहेल करने के बाद भी अगर कुछ बची है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है. नोट में लिख देते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम.
amount or volume of air remaining in lungs after exhalation, that is about 1000 milliliter. ठीक है, इतनी जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है. तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ठीक है, समझ गए. तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमने पढ़ा, यानी कि देखिए, एक मिनट रिवाइज करा दूं. ये हमने आज की क्लास में पढ़ा रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में ब्रीदिंग के बारे में. अब एयर जो है वो लंग्स में पहुंच गई, अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, तो दैट प्रोसेस इज गैसियस एक्सचेंज एंड गैसियस ट्रांसपोर्ट, जो हम पढ़ेंगे. ठीक है, गैसियस एक्सचेंज एंड गैसियस ट्रांसपोर्ट इज दैट प्रोसेस जब ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचने के बाद बाकी बॉडी में पहुंचानी है हमें, राइट. सो दैट वी विल डिस्कस. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस क्या है, ये आप लिस्ट कर लेंगे और होमवर्क जो है वो डेफिनेटली चेक कर लेंगे और उसे बनाएंगे आप, है ना. इसके पहले की वीडियोस भी देखेंगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको. रेस्पिरेशन सिस्टम जो है ह्यूमन में हम पढ़ रहे हैं अभी, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म्स इस वीडियो में हमने पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में हम गैसियस एक्सचेंज एंड गैसियस ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे.